हेलो विद्यार्थियों, अमन सारा लॉन का वीडियो आज लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबका स्वागत है आपके अपने ही चैनल साइंस राजसा पर। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। देखो धातु आप नाम याद ही है, कौन कौन से होते हैं? सोडियम लीना मतलब ना का रब से रियाज बीटा मांगे का वो सारे है ना, वो सारे अल्कली मेटल मतलब धातु है। धातु के सारे उदाहरण आप सबको याद ही होंगे, ज्यादातर हमें ये याद करना है Na का, ठीक है। तो ये सब सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम है, ये सारे हमें याद होने चाहिए। लेकिन ज्यादातर ये जो ये धातु होते हैं इतना याद करना है। देखो अम्ल की धातु कार्बोनेट के साथ ये होता है अम्ल। अम्ल का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। अम्ल का क्या एग्जाम्पल था? बहुत सारे एग्जाम्पल बताए थे। जैसे उसमें मान लेते हम HCl मान लेते हैं ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अम्ल। और ये हो गया धातु। धातु का भी हमने समझा था, जैसे मान लेता हूँ Na। और कार्बोनेट, ठीक है। और कार्बोनेट का होता है CO3। CO3 को बोलते हैं कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर। अब ये जो फॉर्म है आप मालूम होगा, ये -2 में होता है, ये +1 में होता है। ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तब क्या होगा? 2 यहाँ आ जाएगा, 1 यहाँ आ जाएगा, इंटू कर दे। n को 1 से मतलब क्या होगा? 2 माइनस है, इनको इधर से मल्टीप्लाई कर दे तो Na2 CO3। CO को 1 से मल्टीप्लाई करना है ना, ये बनता ही है, आपको मालूम ही है सबको ये Na2 CO3 कहाँ से है। तो इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या प्रोडक्ट बनता है वो हम देखते हैं ना। सबसे पहले ये देखते हैं कि प्रोडक्ट बनता क्या है। धातु को हम जोड़ते रहेंगे, अलग अलग बनाते रहेंगे। समझने के लिए आसान पॉइंट बता रहा हूँ आपको, ये समझना जरूरी। देखो आप जैसे अम्ल प्लस धातु, धातु कार्बोनेट, तो पहला पॉइंट याद करना है, बनता है क्या? लवण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लवण। और क्या बनेगा? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। हमें ये याद करना है कि जब भी अम्ल और धातु कार्बोनेट की रिएक्शन होगी तब प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा? लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। वीडियो छाप आ रहा है ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद करना लायक है कि जब भी अम्ल, धातु कार्बोनेट और लवण, तो धातु कार्बोनेट के साथ जब भी अम्ल अभिक्रिया करेगा तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर धातु कार्बोनेट जल लेता हूँ Na2CO3, और यहाँ पर अम्ल, अम्ल का उदाहरण ले लेता हूँ HCl, सबसे प्रबल अम्ल है ना HCl। तब ये प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये भी देखो समझ लेते हैं। ये H+ होता है और Cl- होता है, सबको मालूम है ना, ये प्लस और ये माइनस। अब क्या होगा? देखो आप सबसे पहले आपको ये याद करना है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो CO2 निकाल लेता, एक ऑक्सीजन बच जाएगा। तो सबसे पहले तो एक ऑक्सीजन और बचती है, इसमें से ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर 2HCl आएगा, अभिक्रिया समझ करना। तो आपको ये याद करना है कि H2 ये तो बाहर निकल जाएगा। जैसे कैसे निकला? एक O ये और 2 ये, ठीक है। तब क्या होगा? H2 बाहर निकल जाएगा और प्लस क्या बनेगा? Na और Cl-, ठीक है। तब क्या बनेगा? देखो Cl- और Na, ये माइनस है और ये Na है। Na 2 है और Cl भी 2 है, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस करें तब ये 2 आएगा। समझ में आया? तब देखो अभिक्रिया सीधी वर्ड ये बोले हम, ये बन सकता है NaCl बाहर निकल जाएगा। अभिक्रिया कैसे होगी ये मैंने समझा दिया है, फिर भी नहीं समझ में आया है तो मुझे कमेंट बताना, दोबारा समझाऊंगा, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला है, प्लस माइनस बाहर निकालना है और जोड़ देना है। और ये याद करना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनेगा। ये आप इतना नोट बनवाना, या फिर आप परिभाषा लिख सकते हैं
कि अम्ल अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर लवण और कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाएगा। जल बनेगा, इतना नोट करो आप। ठीक है, ये आप नोट कर लो। एक और उदाहरण उतार सकते हो आप। अब क्या होगा, जैसे एक और एग्जांपल लूं, H2SO4, ये भी क्या है, अम्ल है, और इसके साथ धातु कार्बोनेट Na2CO, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। सबसे पहला आप ये बता देना है कि जल और, यह भी समझ भी गया, ऐसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो यहाँ पर जल प्लस CO2, ये तो आप लिख ही दीजिए। अब क्या बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, देखिए आप, किसी क्या कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, एक ऑक्सीजन बचा जिसमें जल निकल गया, तब Na और NaSO4 बन जाएगा ना। सोडियम सल्फेट, और उतारिए आप। यहाँ पर देखो 2 है ना, और भी देख सकते हो, देखो ये हाइड्रोजन 2 थे, ये 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, और सल्फेट 4 है, Na2SO4, ठीक है, ये लवण बन जाएगा। ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हो, है ना। अब हम पढ़ेंगे अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। चलो आप उतारिए। उतार दिया, वीडियो सही है ना, साफ है, कोई दिक्कत नहीं है, फोटो सही आ रहा होगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड लिखा है ना, लवण जल, ठीक है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है ये। अब हम पढ़ेंगे धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट सिंपल है, अभी हमने पढ़ा था, NaS आ जाएगा यहाँ पर। पहले ये लिख देते हैं कि जैसे प्लस क्या है यहाँ पर, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट
प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, क्या बनेगा? सबसे पहले सेम है लवण प्लस जल और लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर भी ले तो धातु यहाँ ले HCl प्लस NaHCO3। अब क्या होगा, सबसे पहले आपको ये याद करना, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, H2O प्लस CO2। ये कैसे आया मैंने आपको समझा दिया, दोबारा समझाता हूँ ना। हाइड्रोजन मतलब जल और कार्बन डाइऑक्साइड कैसे आया, जैसे यहाँ पर CO3 है, यहाँ पर यहाँ से CO2 अलग कर दिया, ऑक्सीजन एक बचा था, फिर क्या किया है, ठीक है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन ये और ये दोनों बाहर निकल गए, ठीक है। तो H2 ये और एक ऑक्सीजन बचा हुआ था, ये यहाँ आ गया, बना दिया जल, ये आ गया जल। अब पीछे क्या बचा, पीछे बचा है ये देखो Cl माइनस Na+, ये हाइड्रोजन दोनों आपस में बिक्री करके एक ऑक्सीजन यहाँ से लेकर जल बाहर निकल गए, और अब बचा Cl माइनस और Na+, दो बचे ना, एक बचा Na+ और एक Cl माइनस, यह बिक्री करके NaCl बना देगा लवण। तो ये आपने उदाहरण समझा, इतना समझ में आया ना सबको? तो हम सेम यही उदाहरण उसके जस्ट पीछे, मतलब जब अम्ल और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। ये आप लिखिए। तो ये आपने उतार दिया होगा। अब हम देखेंगे जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी है ना CO2, ये कैसे पता करें कि मतलब ये CO2 गैस, मतलब जिसमें एग्जाम्पल सवाल पूछा जाएगा कि जब अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CO2 गैस मिलती है, उसके साथ जब चूने के पानी के साथ प्रभावित करें तो उसमें क्या बनेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, वो आगे हम देखेंगे। और इसमें अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी है और इसके साथ ही धातु कार्बोनेट के साथ, दोनों के साथ जो CO2 सेम निकलती, प्रोडक्ट सेम बनता है। तो इसका क्या है, ये भी हम परीक्षण एक्सपेरिमेंट करेंगे। अभी ये उतारिए आप, ये जल्दी उतारना है ना। जो नोट्स नहीं बना रहे ना वो सीधी अभिक्रिया उतार दीजिए, जो नोट्स नहीं बना रहे वो उसके साथ सीधी अभिक्रिया सिर्फ इतनी उतार दीजिए, मेरे कहने पर रफ में लिखिए आप। उतार दी होगी ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो इसके साथ अम्ल जिसमें NaCO3 प्लस NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और मतलब धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों के साथ जो अभिक्रिया करती है उसमें CO2 गैस बनती है। CO2 गैस, तो ये CO2 गैस बनी है, इसका क्या करेंगे, चूने के पानी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड प्लस चूने का पानी। इसमें क्या होगा, चूने के पानी का रंग कैसा होता है, चूने का पानी का रंग दूधिया हो जाता है। ये बहुत ज्यादा सवाल पूछा जाता है, बहुत ज्यादा। और यदि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, यदि इसको अधिक मात्रा में उत्पन्न किया जाए, बहुत अधिक मात्रा ली जाए, प्लस जो चूने का पानी है, तो दूधिया जो रंग है उसका गायब हो जाता है। क्या होता है, चूने का रंग जो मतलब उसका दूधिया रंग मतलब ये कम हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है। तो हमें अधिक मात्रा में गायब हो जाएगा और बराबर मात्रा में ले तो चूने का रंग, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ठीक है, ये कैसे हुआ, देखो कार्बन डाइऑक्साइड
जो इन अभिक्रिया करने पर जो बनी है। ठीक है, आपको मालूम है इनके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और जल, उसके साथ लवण बनता है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का हम एक्सपेरिमेंट परीक्षण कर रहे हैं। तब क्या होगा, जैसे चूने के पानी का फॉर्मूला क्या होता है, ये याद करना है, CaOH2। तब क्या होगा कि ये CaCO3 बना देगा। ये भी कैसे हुआ बताता हूं, है ना। ये क्या करेगा, देखो CaCO3 ऑक्सीजन यहाँ से लेकर एक और उसके साथ एक जल निकल जाएगा, समझ में आया। यहाँ पर 2 है H2O, एक ऑक्सीजन यहाँ पर आ जाएगा। तब क्या होगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसे बना, देख CO2 है, समझने के लिए समझो आप। जैसे CO2 ये थी, ऑक्सीजन एक यहां से और आ गई और ये बाहर निकल गए H2O, 2 हाइड्रोजन है ये और एक ऑक्सीजन, प्लस ये दोनों माइनस हो गए, क्या बना देगा, CO3, CaCO3। आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। या फिर आप इतना बोल सकते हो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कोई परिभाषा लिखने साथ लिख दीजिए। धातु कार्बोनेट तथा, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है ना, इंक थोड़ी कम है, और बार डालेंगे, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट तो हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया पिछली बार मैंने जो अभिक्रिया लिखी उसमें धातु कार्बोनेट लिख दिया था, है ना। सिर्फ कार्बोनेट ही लिखना है, यहाँ पर सिर्फ कार्बोनेट ही लिखना था। देखेंगे अगली बार जो मिस्टेक हुआ, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था जो भी है वो मतलब सही लिखा था मेरे हिसाब से। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर, नहीं वो बिल्कुल सही लिखा था ना, मतलब उसमें मैंने धातु कार्बोनेट ही लिखा था, फिर बाद धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट लिखा था, क्योंकि अभी एक रात है तो लाइट इन्वर्टर चल रही है, इसलिए थोड़ी समस्या आ रही है ना। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाने पर क्योंकि एक पहले मिस्टेक हुआ था, पहले जो मैंने एक वीडियो शूट कर दिया था पूरा, लेकिन वो वीडियो ऑफ हो गया था, इसे दोबारा पढ़ा रहा हूँ सेम टू सेम पढ़ाना। एक सेम थोड़ा टाइम गैप नहीं आता और पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है ना, अभी मुझे मालूम पड़ रहा है। अलग अलग क्लास में पढ़ाना, मतलब जैसे एक टॉपिक इस क्लास में पढ़ा दिया दूसरी क्लास में, वो आसान होता है, लेकिन सेम क्लास सेम कैमरा सेम तो वो एक फीलिंग नहीं आती है। चलो मैं बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराने पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपका सपोर्ट रहा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। उस कार्बन डाइऑक्साइड से CO2 लिख सकते हो ना, उस कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावी
बाहर का ईंट डाल देता हूँ ना। प्रभावित करने पर शून्य का पानी दूधी हो जाता है। इंक डाल देते हैं। जब तक वीडियो पूरी देखो आप, है ना। जब कार्बन डाइऑक्साइड जो थी उसके साथ क्या किया हमने, चूने का पानी। इसका चूने के पानी का फॉर्मूला क्या है बताइए। जो नोट्स बना रहे हो साथ बनाते रहो जल्दी, तो नहीं बना रहे हो अभी के लिए लिख दीजिए। नोट्स बनाने सभी ने बना दिया होगा, ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं ये। और अब आगे हम देखेंगे कि जब धातु ऑक्साइड है वो जब अभिक्रिया करे तब क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अमल जब धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करे तब तो अमल प्लस धात्विक ऑक्साइड। अब सही आ रहा है ना एकदम। अमल प्लस धात्विक ऑक्साइड। अमल धात्विक ऑक्साइड जो अभिक्रिया करे अमल और धात्विक ऑक्साइड, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप देखते हैं सबसे पहले तो क्या बनेगा, लवण याद करना आपको, और इसके साथ जल। अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी, याद करना है। धात्विक ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगी, समझ में। जल बनेगा और मतलब लवण बनेगा। क्या बनेगा, जब अम्ल और धात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करेगी तो लवण और जल बनेगा, लवण और जल। तब जैसे एग्जाम्पल क्या ले सबसे पहले, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल और धात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं। जैसे धातु कोई भी ले, यहाँ पर ले ले, या शायद जिंक ले ले, या फिर सोडियम, कोई भी ले धातु, लेकिन हम ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड मतलब जिंक ऑक्साइड। और यहाँ ले लेते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। लवण बना देगा। सबसे पहले क्या होगा ये, सबसे पहले जल बाहर निकाल दो। यहाँ से एक ऑक्सीजन आया, यहाँ से 2 आया। अब ZnSO4 भी से बच जाएगा ना। जिंक सल्फेट लवण, इसे बोल सकते हैं जिंक सल्फेट या लवण, जिंक सल्फेट। ये उतारिए आप। और क्या ले सकते हैं यहाँ पर, HCl प्लस, और कौन सा जल ले, कॉपर ऑक्साइड ले ले, CuO कॉपर ऑक्साइड और HCl। तब क्या बनेगा, जल बाहर निकालना है, 2HCl कर देते। तब देखो ऑक्सीजन एक यहाँ पर है, 2 हाइड्रोजन है, जल बना देगा। सबसे पहले जल बाहर निकाल दो, उसके बाद Cu, यार ये तो चला गया ना, तो कॉपर ऑक्साइड ये बनेगा ना। तो पीछे क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ पर CuO है ना, कॉपर ऑक्साइड। यहाँ पर Cu2 यहाँ पर लगा दिया है भूल से। आज क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड।
CuO है यहाँ पर, कॉपर ऑक्साइड है, ठीक है। और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, तब अम्ल है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया, तब ये Cl माइनस और E प्लस से Cu प्लस ये आपस में अभिक्रिया करके CuCl2, क्योंकि क्लोरीन यहाँ पर 2 बचे थे, ठीक है। कॉपर क्लोराइड या लवण या कॉपर क्लोराइड लिख सकते हो आप, है ना, कॉपर क्लोराइड। ये इसका एग्जाम्पल हो गया, समझ में आया। तो बहुत ही आसान है, बोल सकते हैं कि जब धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं तब लवण और जल बनते हैं। ये पॉइंट आप इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए आप। अम्ल और धात्विक ऑक्साइड, और इसकी धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। धात्विक ऑक्साइड मतलब अम्लीय जब होगा तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी, ये याद करना। प्रकृति कैसी होती है इसकी, आप नोट लिखिए, नोट। इसकी प्रकृति उल्टी होती है, प्रकृति क्षारीय होती है। प्रकृति क्षारीय ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड है जो ये फिर बाद जो धात्विक जो अम्लीय है, अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, कोई भी पूछ ले, अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो आ रहा है ना इस पर, प्रवृत्ति सारी होती है, ये सारा है। तो ये उतारो आप, धात्विक ऑक्साइड, अम्ल और धात्विक ऑक्साइड जब क्रिया करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण और जल। जब लवण और जल बनाते हैं तब क्या होता है, उनकी जो प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है। किसकी, अम्लीय ऑक्साइड की। या आप उतारो, उतार दो, नोट्स उतार दो, वीडियो जो अभिक्रिया है वो लिख दीजिए मैंने ना अभी। अब हम पढ़ेंगे, अभी अम्ल पढ़ा था मैं, अब पढ़ेंगे क्षार और अधात्विक ऑक्साइड। क्षार प्लस अधात्विक ऑक्साइड। रेडी लिखिए, जब क्षार और अधात्विक ऑक्साइड आपस में अभिक्रिया करते हैं तब क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। सब पूरा लिखो आप, ऐसे नहीं मानेंगे हम, है ना, पूरे लिखो, हम भी लिखेंगे। आप बोलो तो लिख दूं, टाइम बचाने के लिए आप याद कर दीजिए। क्षार और अधात्विक ऑक्साइड जब अभिक्रिया करते हैं लवण और जल बनाते हैं। कैसे होते हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। उदाहरण जैसे क्षार है, हमने क्षार क्या ले लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें, CuO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो लिखो पूरा, पहले लिखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। चलो लिखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर अधात्विक ऑक्साइड है। तो अधात्विक हमने जो अभी तो एग्जाम जो पढ़े थे वो थे धातु के जिंक वगैरह, उधर हम जाएंगे और सारणी में। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी तत्व है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन जो है वो अधात्विक है, कार्बन ऑक्सीजन वगैरह, ठीक है, जिसको जो कार्बन के नीचे जो और सारणी में आते हैं वो सारे पी ब्लॉक जिसे बोलते हैं ना, तो अधात्विक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, आसान सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ना, कार्बन डाई ऑक्साइड। तब ये क्या मतलब प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये देख लेते हैं। CaOH2 प्लस CO2। सबसे पहले तो जल और जल बाहर निकाल लीजिए आप, H2 है और यहाँ पर
ये बाहर निकल गया। यहाँ पर क्या बनेगा ओ, मतलब ये CaO3। ये कैसे बना? जैसे मैंने हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया, मतलब H2O निकाल दिया, यहाँ पर OH2 है, यहाँ पर OS, जैसे लिखूँ OS2 है, O2S है, और ये दोनों दो है। ऐसे नहीं लिखना चाहिए, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर 2OS है, इसमें से एक O और 2S, और पीछे इनमें से जो निकाल देता हूँ, तब पीछे क्या बचता है? एक O बचता है ना, और एक H2O बाहर निकाल दिया। जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन थे, उसमें से एक ऑक्सीजन यहाँ पर दे दिया, और 2 जल, यहाँ पर 2OS, मतलब S भी 2 थे, 2 मैंने पूरे दे दिए, मतलब एक ऑक्सीजन बचा। यहाँ पर CaO, मतलब ये सिर्फ CaO बचा, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ये कार्बन डाइऑक्साइड, और टोटल मिलाकर CaO और CO2 CaCO3 बन जाता है। वैसे याद करना के लायक है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए ऐसे ट्रिक वगैरह समझ में आ जाए। तो यहाँ पर क्या बनेगा? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अभी भी जिसको समझ नहीं है दोबारा समझाता हूँ, देख लो। ये Ca प्लस ये है, तो इससे क्या बन गया? H2O बाहर निकाल दिया, और ये कौन बचा? O माइनस, ये Ca प्लस है। तो ये दोनों आपस में विक्रिया कर देंगे, क्या बने? CaO, उसके साथ ये और है, तो अब ये CO2 और जोड़ देंगे, तब क्या बनेगा? ये दोनों CaCO3। आई होप समझ में आया होगा। नहीं भी आया तो अभिक्रिया जो लिखनी है वो लिखनी है, याद करनी है। इतना उतारिए आप। ठीक है, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपको, जिसमें जल कॉमन है, ठीक है, जिसमें जल तो बनेगा ही। और ये जो धातु अधातु ऑक्साइड की जो प्रकृति कैसी होती है? अधातु ऑक्साइड की प्रकृति तो सारी है, उसमें उल्टा होगा, मतलब अम्लीय होती है ना। ये सवाल पूछा जाएगा, अम्लीय होती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, उल्टा याद करना। जिसमें अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और आपको नोट्स करने हैं, नोट बनाने हैं। उतारो उधर, जल्दी उतारो, फिर बाद में आगे हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इन दोनों में क्या क्या समानता होती है, चार और धातु में। ठीक है, आप ये जल्दी उतार दीजिए। वीडियो थोड़ा दिक्कत आ रहा है ना, चेहरा थोड़ा पूरा नहीं आ रहा होगा। नोट्स बना लो जल्दी, ठीक है। अब हम जो नहीं बने वो वीडियो पॉज करके बनाओ। उसके आगे हम बढ़ते हैं, क्षार और अम्ल में समानता। क्षार तथा अम्ल में समानता। देखो, अम्ल में समानता क्या होती है? सबसे पहले ये दोनों जलीय विलयन में
घुलनशील होते हैं। पहला पॉइंट, चलिए विलयन में क्या घुलनशील, जलीय विलयन में घुलनशील। दूसरा पॉइंट, ये जब जल में घुलते हैं तो अब मतलब ये आयन उत्पन्न करते हैं, ये आयन उत्पन्न करते हैं। जैसे अम्ल है वो क्या करेगा, H+ और H+ आयन, जो H+ अम्ल क्या करता है, H+ आयन देता है, आपने पढ़ा होगा। और दूसरा पढ़ा मतलब मैंने पढ़ा है आपको यार, समझे आप, पढ़ा है ना, जिसने वीडियो देखा है उसने पढ़ा है और जिसने नहीं देखा वो सर आप भेदभाव करते हो। नहीं यार कोई बात नहीं, भी देखा है तो भी आपने पढ़ा है। तो सार क्या करते हैं, OH- देते, OH- देते हैं ना, पक्का देते हैं, 4 OH- देते हैं। लेकिन क्या करता है, ये कभी सिंगल नहीं रहेगा, ये क्या करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करके H3O+ बना देगा। मतलब कुल कैसे भी वो आयन देता है, H3O+ बनता है और लास्ट में OH- बनता है, लेकिन आयन बनता है। आपने पढ़ा होगा कि जब आयन होते हैं तो आयन का ट्रांसफर, आयनों का ट्रांसफर क्या होता है, विद्युत धारा होता है। इसका मतलब बोल सकते हैं कि विद्युत धारा, अम्ल भी और क्षार दोनों भी विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आयन उपस्थित होते हैं आयनों के कारण। तो हम बोल सकते हैं कि हम क्या बोल सकते हैं, दोनों विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। ये 3 पॉइंट है, आप उतारिए। अब एक छोटा टॉपिक पीछे रह गया है, पढ़ा देता हूँ। इसमें नाम है तनुकरण, वो पढ़ते हैं। ये उतार दीजिए नोट्स जिन्होंने नहीं उतारे, जल्दी उतारो। एक टॉपिक है जिसका नाम है तनुकरण, ठीक है, वो हम पढ़ते हैं। फिर बाद में उतार दिया, वीडियो पॉज करके उतार दीजिए। तनुकरण मतलब है जिसमें अम्ल या क्षार में जल मिलाना, ठीक है। मेन इसमें ये होता है, अम्ल और क्षार में हम जल मिलाते हैं तब क्या इफेक्ट पड़ता है। जब जल मिलाएंगे तो अम्ल और क्षार की मात्रा कम होगी, मतलब जिसमें आयतन में कमी, और उसमें आयतन वो सेम रहेगा लेकिन उसमें जल की आयतन बढ़ोतरी होगी ना। हम बोल सकते हैं कि जैसे अम्ल या क्षार में जल की मात्रा मिलाने पर आयतन प्रति इकाई सांद्रता इकाई आयतन में कमी। आयतन में कमी इसे बोलते हैं तनुकरण। कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि ये एक गिलास है, इसके अंदर ये एक अम्ल था,
इसमें जल की मात्रा बढ़ाते रहे, जल की मात्रा बढ़ाते रहे। हम बोल जितना जल ज्यादा होगा इतना बोलेंगे विलयन, तनु विलयन ज्यादा है, समझ रहे? इसमें जल की मात्रा अधिक, इसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा या क्षार की मात्रा कम हो। अम्ल या क्षार की मात्रा कम और जल की मात्रा अधिक, इसे बोलेंगे ये तनु विलयन। समझ में आया? ये सिंपल सा टॉपिक था। आगे हम पढ़ेंगे पीएच मान। हमने जो मैंने ये विलयन समझा रहा था, बाकी मैंने ये पढ़ा लिया है ना। तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, ये सारी डिटेल हमने समझ रखी है। ये ऐसे लिखा दिया। और अब लास्ट टॉपिक है, समझो आप, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे पीएच, फिर पढ़ेंगे पीएच मान जो उपयोगी अणु है वो पढ़ेंगे। तो पीएच मान कल स्टार्ट करेंगे हम। तो आज के लिए इतना ही था। और छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, क्योंकि आप लाइक करोगे तभी वीडियो सभी के सामने आएगा। क्योंकि अभी तक मैं देख रहा हूँ इतने लेक्चर लिए, अभी तक स्टूडेंट के पास वीडियो गए ही नहीं। इसलिए नहीं गया क्योंकि अभी तक आपने लाइक ही नहीं किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, है ना।